हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अपना साइंस का क्लास 9th का फर्स्ट लेसन कर रहे थे। लेसन का नाम था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो ये उस सीरीज़ का पार्ट 4 है। पार्ट 1, 2 और 3 में हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे कि क्या हमारे आसपास जो भी मैटर एग्जिस्ट करता है, क्या वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। तो आज का टॉपिक है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। अभी तक इतनी बात तो क्लियर है कि हमारे आसपास मैटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये हम सबको पता है। तो क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? अगर कोई मैटर हमारे नेचर में सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, हम इसके साथ ऐसा क्या करें कि वो अपनी सॉलिड स्टेट को छोड़कर किसी और स्टेट में आ जाए। समझ रहे हैं? सॉलिड स्टेट के साथ हम ऐसा क्या करें, इसको क्या करें जो ये लिक्विड या फिर गैस बन जाए, कि क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। तो किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए 2 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फैक्टर है टेम्परेचर और दूसरा है प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर ऐसे 2 फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से हम एक मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अगर वो सॉलिड है तो हम इसे लिक्विड या गैस बना सकते हैं, गैस है तो लिक्विड या सॉलिड, टेम्परेचर और प्रेशर की मदद से। अब ये देखना है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सो वी हैव टू सी द इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। मतलब मैटर कोई भी स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो टेम्परेचर चेंज होने से इसकी स्टेट पर क्या असर पड़ेगा। समझ आ गया हमें ये चीज? देखो, अब इस चीज को समझने के लिए भी हमारे पास एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी है। हमें एक आयरन स्टैंड लेना है। यहाँ पर हमने एक बीकर लिया है। इस बीकर में हमने आइस क्यूब्स रखी हुई हैं। ये एक बर्नर है जिससे कि हम इस बीकर पर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। हमने इस बर्नर को जला दिया। अब हम आइस को मेल्ट करवा रहे हैं। ये एक थर्मोमीटर है और ये एक ग्लास स्टिरर है। स्टिरर बोले तो ये केमिस्ट्री लैब में आपने देखा होगा, ग्लास रॉड जैसी होती है। उससे जो भी बीकर में लिक्विड होता है उसे स्टिर करने के लिए, मिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा सेटअप है। हमें क्या करना है, इस बर्नर को ऑन कर बीकर में जो आइस है उसे मेल्ट करना है। फिर उस टेम्परेचर को नोट करना है जब आइस मेल्ट होना स्टार्ट होती है। उस नंबर को भी ऑब्जर्व करना है जिस टेम्परेचर पर आइस पूरी मेल्ट हो जाती है। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखना है वो टेम्परेचर जब आइस मेल्ट होनी शुरू हो रही होती है। फिर यहाँ पर वो टेम्परेचर जब सारी आइस मेल्ट हो जाती है। यहाँ पर क्या हुआ, आइस से वाटर में कन्वर्ट हो गया हमारा आइस। आइस वॉज सॉलिड, वाटर इज लिक्विड, है ना। आइस से वाटर में कन्वर्ट हो गया, मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। इसने अपनी स्टेट को चेंज कर दिया। फिर हमें इस ग्लास स्टिरर की मदद से उसे स्टिर करना है और हीट प्रोवाइड करते रहना है। फिर हमें वो टेम्परेचर नोट करना है जब पानी वेपराइज होना स्टार्ट होता है। ठीक है, और फिर एक और ऑब्जर्वेशन लेनी है, जब ज्यादातर पानी, मतलब मोस्टली पानी वेपराइज हो चुका होता है। हमें इन सभी ऑब्जर्वेशंस को लेना है और हमारा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर खत्म। ठीक है, अब सवाल ये है कि इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है। तो जब बीकर में आइस क्यूब्स थी, हमने इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया था। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हुआ, देखो, जब टेम्परेचर नॉर्मल था, इंक्रीज नहीं किया था हमने, तब सॉलिड थी आइस। देखो कुछ इस तरह से उसके पार्टिकल्स पास में थे क्योंकि वो सॉलिड थी। सॉलिड में यही होता है ना कि इंटर पार्टिकल स्पेस कम होता है, तो वो सॉलिड थी कुछ इस तरह से। टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर हमने इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कर दी, टेम्परेचर बढ़ गया, तो इन पार्टिकल्स के पास आ गई
काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इन पार्टिकल्स ने वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इन पार्टिकल्स ने बहुत जल्दी जल्दी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, और जो हमने हीट एनर्जी इन्हें प्रोवाइड करी, इसकी वजह से इन पार्टिकल्स के बीच का बॉन्ड टूट गया। बॉन्ड टूट गया, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया कम, और पार्टिकल्स आराम से फ्रीली मूव करने लग गए, और इसी वजह से जो सॉलिड आइस थी वो वाटर में, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। हमें ये चीज समझ आ गई? बहुत इजी है ना? ओके, तो वो मिनिमम टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर नोट किया था ना कि जब आइस मेल्ट होनी जस्ट शुरू ही हुई थी, तो वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर एक सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट होता है, उसे हम उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट। हमें चीज समझ आई? अगर एग्जाम में आया कि डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट, तो आप किस तरह से लिखेंगे? आप लिखेंगे द मिनिमम टेम्परेचर at which a solid melts to become liquid, a solid melts to become liquid at the atmospheric pressure. At the atmospheric pressure is known as melting point. Melting point. अब आप बोलेंगे और सब तो ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस बला का नाम है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। देखो, आप इस अर्थ में एग्जिस्ट कर रहे हो, ठीक है, और आप ये भी जानते होंगे कि हम अर्थ के क्रस्ट पे रहते हैं, यहाँ पर कुछ, ठीक है, और यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, पूरा एटमॉस्फेयर की एक मोटी लेयर। अब आप जहाँ पर हैं वहाँ आसपास हर जगह एयर है, आप जानते हैं, तो आपके ऊपर कुछ एयर का इस तरह से कॉलम बन रखा है, और ये एयर कॉलम आपके ऊपर कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। इसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। कोई भी चीज, मान लो यहाँ पर टेबल पर एक बुक पड़ी हुई है, इस बुक के ऊपर भी कुछ एयर का कॉलम मौजूद होगा, और वो एयर कॉलम इस बुक के ऊपर कुछ प्रेशर लगा रहा होगा। तो इस बुक पे लगने वाला प्रेशर इस एयर कॉलम की वजह से है ना, उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। तो इसलिए हमें अपने मेल्टिंग में एटमॉस्फेरिक वाली टर्म को लिखना जरूरी है। इसलिए हमने लिखा द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। अब ये जो प्रोसेस है जिसमें कोई भी मैटर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग बोलते हैं, या फिर इसे आप फ्यूजन भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम फ्यूजन भी है। एग्जाम में आ जाए कि डिफाइन फ्यूजन, तो घबराना नहीं, मतलब फ्यूजन मेल्टिंग ही होता है, ठीक है। और आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन। ये केल्विन टेम्परेचर की SI यूनिट है, ठीक है, SI यूनिट। आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन। इस टेम्परेचर पर आकर आइस मेल्ट होने लगती है, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273.15 केल्विन। लेकिन जब हम कैलकुलेशंस करते हैं ना, तो हम इस 0.15 केल्विन को नहीं लेते, हम सिंपली 273 केल्विन लिखते हैं। अगर आपको कोई टेम्परेचर केल्विन में गिवन है और आपको उसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो आपको उस गिवन टेम्परेचर में से 273 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब इसका उल्टा, अगर आपको सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है, आप 273 ऐड कर दीजिए। इसके न्यूमेरिकल्स जब हम करेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल तो जो हम बात कर रहे थे उसके बारे में ही आगे बात करते हैं। अब हम समझ चुके हैं कि मेल्टिंग क्या होती है और मेल्टिंग क्यों होती है। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट क्यों होता है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के पास आ जाती है ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की वजह से पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगते हैं, और जो बॉन्ड बना होता है वो टूट जाता है, दे बिकम फ्री, और इस वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं।
अब देखो, एक्सपेरिमेंट करते वक्त आप लोगों ने एक चीज जरूर नोटिस करी होगी कि जब वो सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट होता है, ठीक है, उससे लेकर जब तक वो पूरा मेल्ट नहीं हो जाता तब तक उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये एक्सपेरिमेंट आपको स्कूल वाले भी कराएंगे, तो केमिस्ट्री लैब में जाएंगे ना आप अगर, तो सिर्फ पानी से खेलते मत रहना, इन चीज़ों पर भी ध्यान देना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में जब आप अपने सामने वो प्रैक्टिकली चीज़ को होते हुए देखते हैं तो आप ज़्यादा समझ पाते हैं, आपकी थ्योरी पे पकड़ बनेगी। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हम, तब वो सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तब हमने 2 रीडिंग ली थी, एक रीडिंग तब जब वो मेल्ट होना शुरू होता है और एक रीडिंग तब जब वो पूरा मेल्ट होकर पानी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने एक चीज नोट करी, जब उसने मेल्ट होना शुरू किया तब से लेकर जब तक वो पूरा मेल्ट नहीं हो गया तब तक उसका टेम्परेचर कांस्टेंट था। हम उसे कॉन्टिन्यूअसली हीट एनर्जी प्रोवाइड करे जा रहे हैं, फिर भी उसका टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों है, टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा? अब ये सवाल है। एक्सपेरिमेंट के वक्त पूरे सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट इसलिए रहता है क्योंकि जो हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने आइस को, ठीक है, वो हीट एनर्जी कहाँ पे अब्जॉर्ब हो जा रही है? पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे तोड़ने में हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड करी सॉलिड आइस को। अब पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो है सॉलिड आइस के, है ना? पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में ये वाली एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाती है। इस वजह से जो टेम्परेचर है पूरे सिस्टम का वो इंक्रीज नहीं होता। जब एक बार पूरी आइस मेल्ट हो जाती है उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। हमें ये चीज समझ आ गई? तो ये जो एक्स्ट्रा हीट एनर्जी है ये हमें दिखती नहीं है क्योंकि ये अब्जॉर्ब हो जाती है, पार्टिकल्स इसे अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाता है और पार्टिकल्स फ्री हो जाते हैं। अब चूंकि इस हीट एनर्जी की वजह से टेम्परेचर में कोई भी इंक्रीज नहीं होता, इस वजह से इस वाली हीट एनर्जी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट बोले तो हिडन, क्योंकि ये छुपी हुई होती है। ऑल्दो हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं बट सिस्टम में कोई नेट टेम्परेचर इंक्रीमेंट नहीं दिख रहा, इस वजह से इस हीट को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। अब एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो हम लिखेंगे द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to change 1 kg of solid, required to change 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure. Atmospheric pressure is known as latent heat of fusion. ठीक है? The amount of heat energy required to change 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure is known as latent heat of fusion. मतलब 1 kg सॉलिड आइस को या फिर किसी भी सॉलिड को मेल्ट करने के लिए जो हीट हमें चाहिए उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। अब एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, किसी भी हमारी सॉलिड का अगर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो इसका मतलब है उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा टेम्परेचर पर मेल्ट हो रहा है, इसे ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है मेल्ट होने के लिए, जो कि साफ साफ पता चलता है हमें इससे कि ज़्यादा हीट एनर्जी मतलब इसके पार्टिकल्स को
की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना। तो इस चीज से हम समझ गए हैं कि मेल्टिंग पॉइंट जिसका ज्यादा, उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा। अब वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कुछ और होगा, ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट कुछ और होगा। हर सब्सटेंस का अपना अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी हम समझ चुके हैं, मेल्टिंग भी हम जान चुके हैं। ये तो हमने कर ली मेल्टिंग की बात। अब बात बाकी है वेपराइजेशन की। जब ये पानी मेल्ट होकर वाटर मतलब लिक्विड बन चुका है, तब भी तो हम इसे हीट एनर्जी प्रोवाइड करे जा रहे हैं। फिर क्या होता है कि ये लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है ना। इसके भी हमने 2 ऑब्जर्वेशंस लिए थे कि जब वो पानी वेपराइज होना स्टार्ट होता है, तब एक हमने ऑब्जर्वेशन लिया, और फिर एक ऑब्जर्वेशन लिया जब वो पूरा वेपराइज हो चुका होता है, मतलब ज्यादातर वेपराइज हो चुका होता है। तब हमने देखा जब पानी वेपराइज होना स्टार्ट होता है, वेपराइज मतलब वेपर्स में कन्वर्ट होना, लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट होना। तो हमने देखा कि जब पानी वेपराइज होना स्टार्ट होता है, तब से लेकर जब तक लगभग 90% पानी वेपराइज नहीं हो जाता, तब तक टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट। इसमें भी वही वाला फंडा है, टेम्परेचर में नेट इंक्रीमेंट नहीं हुआ, ऑल्दो हम हीट एनर्जी उसे प्रोवाइड करते जा रहे हैं, क्योंकि वो हीट एनर्जी लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने में काम आ रही है। इस वजह से सिस्टम के टेम्परेचर में कोई नेट इंक्रीमेंट नहीं हुआ और लिक्विड से पार्टिकल वेपर्स में कन्वर्ट हो गए। ये था हमारा बीकर जिसमें था पानी, ठीक है, ये लिक्विड है, हमने इसे हीट एनर्जी प्रोवाइड करी। अब लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में कुछ इस तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, थोड़ा थोड़ा, है ना। सॉलिड के कंपैरिजन में तो कम ही होता है। हम इसे हीट एनर्जी देते जा रहे हैं। पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती जा रही है, पार्टिकल्स ज्यादा मोशन में आ रहे हैं और ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, जिस वजह से लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो खत्म होता जा रहा है, वो टूटता जा रहा है और पार्टिकल्स फ्री होकर वेपराइज होते जा रहे हैं। सिंपल है ना। तो जैसे हमने मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था ना, वैसे ही एक बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे हम? द टेम्परेचर at which liquid starts converting in vapors, ठीक है, liquid starts converting in vapors at atmospheric pressure, then that temperature is called boiling point, ठीक है। वो टेम्परेचर जिस पर हमारा लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा था, सिमिलरली हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं कि 1 kg लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट होने में जो हीट एनर्जी लग रही है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस हीट एनर्जी को हम क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसे आप खुद डिफाइन करिएगा। सिमिलरली जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन किया था, वैसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को भी डिफाइन करना है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 373 केल्विन, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस अगर आप लिक्विड को प्रोवाइड करेंगे तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। तो हमने एक चीज तो सीख ली कि अगर हमें सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो भी हमें टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा।
तो सवाल हमारा वीडियो के स्टार्टिंग में था कि क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? तो हाँ, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मैटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अभी तक सिंपली हम यही जान पाए हैं कि किसी भी मैटर को हीट प्रोवाइड करने पर वो सॉलिड से लिक्विड और फिर और हीट प्रोवाइड करने पर वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कई मैटर्स ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए। अब इस चीज़ के लिए भी आपके पास एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी है। एनसीईआरटी में भर भर के एक्टिविटीज़ हैं आपके पास, तो हम इस एक्टिविटी को देखते हैं। तो हमें क्या करना है, एक फ्लास्क लेना है, जो आप देखेंगे अपनी केमिस्ट्री लैब में कुछ इस तरह से नहीं होता, एक फ्लास्क जैसा, उसे लेना है और एक चाइना डिश लेनी है, ठीक है। उसके नीचे एक बर्नर लगाना है, बर्नर को बर्न कर देना है। चाइना डिश में आपने अमोनियम क्लोराइड या फिर कैम्फर लेना है। कैम्फर को हिंदी में हम कपूर बोलते हैं, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड या फिर कैम्फर को क्रश करके इस चाइना डिश में रखना है, फिर इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी है। ऊपर से इस फनल को बंद कर देना है कॉटन प्लग से। जब आप हीट एनर्जी से प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो आप पाएंगे कि अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स यहाँ से निकल रहे हैं और वो अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स यहाँ पर आकर सॉलिडिफाई हो जा रहे हैं। अमोनियम क्लोराइड को या फिर कैम्फर को हीट प्रोवाइड करने पर वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। कभी आपने देखा होगा, अपने घर में भी पूजा करती है मम्मी या फिर आप भी करते होंगे, तो कैम्फर होता है ना, वाइट कलर का कपूर, उसे आप जलाते हैं तो वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विफाई हुए, है ना। तो ये जो था कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा फिर लिक्विड से गैस, ऐसा नहीं है। कई सारे मैटर ऐसे भी हैं जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस चीज को बताने के लिए ये एक्टिविटी थी आपके पास, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें कि सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस का नाम है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एग्जाम में कई दफा 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज सब्लिमेशन। तो आपको इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे सब्लिमेशन को? सब्लिमेशन में बेसिकली होता क्या है, मैटर सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए। हमें इसी चीज को इंग्लिश में लिख देना है सिंपली, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली इनटू गैस, a change of state from solid, यहाँ पर from solid भी लिखना जरूरी है, solid से directly into gas without changing into liquid state, बिना liquid state में change हुए solid से directly gas में conversion होता है, जो उस process को हम sublimation कहते हैं, ठीक है। without changing into liquid is called sublimation, और अगर आपसे पूछे कि आप मुझे एक ऐसे सॉलिड का एग्जांपल दो जो कि सब्लिमेशन करता है, जो कि हीट एनर्जी प्रोवाइड करने पर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसके एग्जांपल हैं कैम्फर और साथ ही साथ अमोनियम क्लोराइड भी। और हमने ये भी देखा था कि जो अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स थे वो फनल में यहाँ पर कहीं पर जाके सॉलिडिफाई भी हो जा रहे थे, है ना। टेम्परेचर के कम होने पर वो सॉलिडिफाई हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें कि वेपर्स डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, तो इस प्रोसेस को हम डिपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। तो सब्लिमेशन का एग्जैक्ट उल्टा है डिपोजिशन। तो अगर एग्जाम में डिपोजिशन की डेफिनेशन पूछे तो आप लिख देना कि द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज नोन एज डिपोजिशन। तो ये तो हमने पढ़ लिया इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से मैटर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर कई दफ़ा डायरेक्टली सॉलिड से गैस में भी कन्वर्ट हो जाता है।
अब दूसरा भी फैक्टर था, आपको याद होगा, दूसरा फैक्टर क्या था? प्रेशर। हमने टेम्परेचर से देख लिया, अब देखना कि प्रेशर को चेंज करने पर क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है। अब एक चीज तो हम जानते हैं कि मैटर की स्टेट्स अलग अलग क्यों होती है। मैटर की 3 स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस क्यों होती हैं? क्योंकि उनमें पार्टिकल्स की जो पोजीशन होती है वो अलग अलग होती है। अगर पार्टिकल्स पास पास में प्लेस्ड हैं, उनके बीच में स्पेस कम है तो वो सॉलिड होगा, थोड़े दूर दूर है तो वो लिक्विड होगा, और ज़्यादा दूर है तो वो गैस। मतलब सिर्फ पार्टिकल्स के पास या दूर होने का खेल है ना। अब क्या होगा अगर मैं पार्टिकल्स को कंप्रेस करना शुरू कर दूं? ये मेरे पास एक सिलेंडर है और ये एक पिस्टन है। हमारे पास 3 सिलेंडर है एक जैसे ही, उनमें हमने तीनों में पिस्टन्स लगा दिए, ठीक है। और मैंने इस पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करना स्टार्ट किया। मान लो ये गैस के मॉलिक्यूल्स थे, मैंने इसे और पुश किया, ये पिस्टन यहाँ पर आ गया, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस हो गया कम, ये पास पास में आ गए। मैंने इसे और पुश किया, पिस्टन यहाँ पर आ गया, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस और कम हो गया। तो प्रेशर को इंक्रीज कर दिया मैंने यहाँ पर, है ना, देख सकते हैं आप। प्रेशर को इंक्रीज करने पर और टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर हम गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन लिक्विफाई गैस इफ वी इंक्रीज द प्रेशर एंड डिक्रीज द टेम्परेचर। प्रेशर इंक्रीज करने पर पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी मैटर लिक्विड से सॉलिड या फिर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। कभी आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? मैं बताती हूँ आपको। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम बहुत हाई प्रेशर में रखते हैं, हाई प्रेशर में। यहाँ पर भी हमने प्रेशर को इंक्रीज किया था तो देख रहे थे हम कि गैसेस सॉलिडिफाई हो जा रही थी। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम बहुत हाई प्रेशर में रखते हैं तो वो सॉलिडिफाई हो जाती है। फिर जब हम उस प्रेशर को रिमूव कर देते हैं, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब ये गैस आ जाती है तो ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, है ना। समझ पा रहे हैं आप? हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा प्रेशर लगाकर सॉलिडिफाई कर दिया। उसके बाद उसमें से जब हम प्रेशर हटाएंगे, जब वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आएगा तब वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी बोलते हैं, आपने सुना होगा। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि प्रेशर को इंक्रीज करने से हम किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। 2 फैक्टर्स हैं जो मैटर की स्टेट को डिटरमाइन करते हैं, जो मैटर की स्टेट पर इफेक्ट डालते हैं। पहला है टेम्परेचर और दूसरा है प्रेशर। इनमें वेरिएशन करने से मैटर की स्टेट चेंज हो सकती है, ठीक है। तो बस इतनी सी बात थी, काफ़ी ज़्यादा इजी था ये, है ना। तो अब आगे आने वाले वीडियोस में हम इंटेक्स क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, इवेपोरेशन, उसे भी ख़त्म करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, जितना भी मैंने बताया अभी तक, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, डाउट में मत जीना। कोई भी सवाल आए, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।